एक बार फिर से सभी लोगों को हम अपने क्लास में वेलकम करते हैं और आज हम एक नया चैप्टर टाइप का शुरू कर रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। इसको नया चैप्टर भी मान सकते हो या फिर थर्मोडायनेमिक्स का एक हिस्सा मान सकते हो। नाम में कुछ नहीं रखा है, इसके अंदर जो पढ़ना है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इस क्लास में हमारा टारगेट है कि हीट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये बोल दें कि इसमें पढ़ते क्या है। तो थर्मो मतलब हीट और केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में हीट का जो आवागमन होता है, रिएक्शन में दो ही चीजें होंगी, या तो हीट खर्च होगा या तो हीट हमें मिलेगा। मतलब दो तरह का रिएक्शन, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट कंज्यूम होता है, और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर यही सब समझना है कि रिएक्शन में हीट आया गया तो कैसे आया, कैसे गया, उसका कैलकुलेशन थोड़ा फोकस करना है कि कैसे हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। यही सब हीट ऑफ द रिएक्शन, इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लिखें। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाया एंड डेल्टा H इज इक्वल टू -214 किलो जूल। ये ऐसा एक रिएक्शन लिखा। हीट ऑफ द रिएक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल लिखा है। तो पहले डिफिनीशन वगैरह समझाने से पहले एक एग्जांपल हमने ले लिया। इस एग्जांपल का कहना है 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन मिला करके जब 2 मोल अमोनिया बनाओगे तो 214 किलो जूल हीट जो है बाहर निकलेगा। माइनस का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, प्लस का मतलब होता है इंडोथर्मिक। ये थोड़ा पहले ही याद कर लो, कैसे होता है हम बाद में डील कर लेंगे। लेकिन माइनस हुआ मतलब एक्सोथर्मिक, बाहर निकल रहा है वो हीट। प्लस लगा है वहां पर मतलब उतना हीट खर्च हो रहा है। ओके, ये जो निशान बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, ये स्टैंडर्ड के लिए। ये स्टैंडर्ड क्या होता है हम बताएंगे भी। ठीक है, तो हीट ऑफ द रिएक्शन का एक एग्जांपल, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर के जब 2 मोल अमोनिया बनाएंगे तो 214 किलो जूल हीट बाहर निकलेगा। 2 मोल अमोनिया बनाए हैं तो 214 किलो जूल हीट निकला। 1 मोल बनाए तो डेफिनेटली आधा निकलेगा। 3 मोल बनाए तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। 2 मोल से इतना हीट निकलता है, 4 मोल से कितना हीट निकलेगा, ये भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम इस तरह की कैलकुलेशंस जो है आसानी से कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो हीट ऑफ द रिएक्शन का डिफिनीशन क्या देंगे कि जब भी कोई रिएक्शन हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कराते हैं। देखो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन हुआ है और इसमें जो हीट निकला है वो आगे लिख दिया गया है। तो यही इसका डिफिनीशन भी है कि जब कोई रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कराते हैं तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस या जो हीट कंज्यूम होता है, जो खर्च होता है या जो हीट बनता है, उसी को हम हीट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कराया तो जो हीट उसमें आया या गया, जो कंज्यूम हुआ या जो प्रोड्यूस हुआ, उसी को हम हीट ऑफ दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन का हीट बोलेंगे। जैसे इस रिएक्शन में एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है कि अगर 1 मोल ये 3 मोल ये मिला करके 2 मोल ये बनाएंगे तो उतना हीट निकलेगा, है ना। अब मान लो तुमने 1 मोल ये लिया, 3 मोल ये लिया, बनाना शुरू किया। अभी ये 2 मोल बना नहीं था, 1.5 ही मोल बना था, तब तक तुमने हीट जो है नापना शुरू कर दिया, तो काम गड़बड़ है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि 1 मोल ये लिया 3 मोल ये लिया, रिएक्शन को पूरा होने देना है। जब 2 मोल ये पूरा बन जाएगा तो जितना हीट इकट्ठा हुआ है उसको नापो, तब पता चलेगा कि कितना हीट। बीच में ही हमको ज्यादा उछल कूद नहीं करना है, रिएक्शन को पूरा होने का मौका देना है। जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तभी हीट का मेजरमेंट करेंगे कि कितना हीट इसमें खर्च हुआ या इतना हीट हमको मिला। रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तभी कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, नॉट कैलकुलेशन, मेजरमेंट। ठीक है, और इसको नापने के लिए 2 तरीका होता है। ठीक है, हम जब इसको नापते हैं तो एक चीज ये है कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमेशा काम करते हैं या फिर एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पर काम कर लेंगे। टेम्परेचर बदलते रहेंगे तो इसका वैल्यू भी जो है बदलता रहेगा। तो वैल्यू हर बार एक जैसा है, इसके लिए हमको हर बार एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करना पड़ेगा। तो कोई भी टेम्परेचर फिक्स कर सकते हैं जिस पर हम कंफर्टेबल फील करते हो, उस पर काम कर सकते हैं।
उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों में से किसी न किसी एक को फिक्स करना ही पड़ेगा, या तो प्रेशर फिक्स करो या तो वॉल्यूम फिक्स करो। तो हीट जो है प्रेशर फिक्स करके नापा है तो QP, और वॉल्यूम फिक्स करके नापा है तो QV। दो तरीके से इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, QP और QV। QP को हम डेल्टा H भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स में डील किया था, और QV को हम डेल्टा E भी कहते हैं। तो इसको हम डेल्टा H और डेल्टा E दोनों तरह से लिख सकते हैं, और दोनों वैल्यूज एक जैसे हो कोई जरूरी नहीं है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और एक फॉर्मूला है जिससे हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा N G R T। ये G इसमें मल्टीप्लाइड नहीं है बल्कि सफिक्स टाइप का लगा हुआ है, सबस्क्रिप्ट बोल सकते हो, या फिर इसी को वैसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N G R T। इसको जान ही गए कि हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा N क्या है? तो N मतलब मोल, डेल्टा N मतलब मोल में कितना चेंज आया है। डेल्टा N का मतलब है प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, करेक्ट? प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। और G का मतलब गैस, जैसे ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो सब गैस वाले मटेरियल्स को लेना है। अगर कोई मटेरियल सॉलिड है तो उसका मोल काउंट नहीं करना है। ओके, तो प्रोडक्ट का मोल यहाँ पर 2 है, रिएक्टेंट का मोल 3 और 1 4 है, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2। डेल्टा N का वैल्यू इस केस में -2 है। और G मतलब सिर्फ गैस वालों को ही यहाँ पर काउंट करना है, सॉलिड लिक्विड जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। R गैस कांस्टेंट है, और T वो टेम्परेचर है जिस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, उस टेम्परेचर को रख देंगे। तो डेल्टा N रखा, R रखा, T रखा, इन दोनों में से अगर इसको रख देते हैं तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको रख देते हैं तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी एक को कैलकुलेट कर ले, मतलब किसी एक का मेजरमेंट कर ले एक्सपेरिमेंट करके, और दूसरे वाले के एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, उसको सिर्फ हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम हीट ऑफ द रिएक्शन को 2 तरह से नाप सकते हैं, ऐसे भी। हमने यहाँ पर डेल्टा H वाला तरीका बताया है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं नापा गया है वो हीट, कांस्टेंट प्रेशर पर नापा गया है। और जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को नापते हैं तो इसको हम एंथैल्पी भी बोल देते हैं, कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। जब तुमने बोला हीट ऑफ द रिएक्शन तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो कुछ नहीं आता है तो उसको क्या समझ में आएगा भाई। हीट ऑफ द रिएक्शन बोलते ही सामने वाले को समझ जाएगा कि नहीं, जो बंदा है उसने टेम्परेचर फिक्स करके काम किया है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आएगा कि तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। तुमको एडिशनल बोलना पड़ेगा, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या फिर दूसरा तरीका, तुम इंथैल्पी बोल दो। इंथैल्पी बोलते ही वो ये भी समझ जाएगा कि नहीं, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, ये जो वैल्यू बता रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर बताया गया। तो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या, हमेशा ही लगभग हीट ऑफ द रिएक्शन के बदले में अल्टरनेटिव टर्म यूज करते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट हीट ऑफ द रिएक्शन बट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात हम नहीं कर रहे, इस बार कांस्टेंट प्रेशर पर ही बात कर रहे हैं। ठीक, और एक चीज और, हमें टेम्परेचर भी फिक्स्ड रखना है, प्रेशर भी फिक्स्ड रखना है। तो हम जहां सुविधा महसूस करें या जहां खुशी हमें मिले हम वही टेम्परेचर रख सकते हैं, जहां हमें सुविधा मिले, जहां खुशी मिले हम वैसा ही प्रेशर रख सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि हम लोग सबकी तरह से काम करें, जैसे सब लोग करते हैं वैसे। तो एक बढ़िया स्टाइल ये है कि हम टेम्परेचर और प्रेशर के लिए एक स्टैंडर्ड बना दें। अब ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग तरीके से काम करके अलग अलग रिजल्ट लाए। एक ही रिएक्शन 10 लोग किए और बताया कि हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया, पता चला कि सब मिलके एक ही रिएक्शन कर रहे हैं। तो एक जो है 25 डिग्री पर कर रहा था, तो दूसरा 35 डिग्री पर कैलकुलेट करके लाया है, तीसरा 45 पर कैलकुलेट करके लाया। तो ये कोई समझदारी तो है नहीं। तो हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, सब लोग इस टेम्परेचर पर रिपोर्ट करो, इस प्रेशर पर रिपोर्ट करो। तो स्टैंडर्ड प्रेशर ये है 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर
स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसमें हमें छूट दी गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, हमें जिसमें खुशी मिले हम वो टेम्परेचर यहाँ रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा कि इसको 25 डिग्री सेल्सियस ही रखा जाए। करेक्ट, 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाए। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस रखा है तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बोलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और अगर 25 के अलावा कुछ और स्टैंडर्ड तुमने चुना है तो तुमको बताना पड़ेगा। और जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करते हैं बस ये वाला निशान ऊपर बना देते हैं और सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं, एक बार प्रेशर तो है ही लेकिन उसके साथ 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी है। और अगर टेम्परेचर कुछ और रखा है तो इसके साथ कुछ अगल बगल में ब्रैकेट में कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। नहीं भैया, हमारा टेम्परेचर जो है 45 डिग्री था, क्योंकि रिएक्शन 25 पर हो नहीं रहा था तो हम 45 पर कैलकुलेट करके लाए, 45 पर मेहनत हम किए हैं, तो वो लिखना पड़ेगा वहां। ओके, अगर इसको ऐसा ही छोड़ दिया तो ये समझा जाएगा 1 एटमॉस्फेयर 1 बार, या फिर 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर टेम्परेचर कुछ और रखा है तो हमें बताना पड़ेगा। तो यही है हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब रिएक्शन होगा उसमें जो हीट आएगा या जाएगा उसी को हम हीट ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे। इसको हम दो तरह से नाप सकते हैं, QP एंड QV। और QP को हम एंथैल्पी भी बोलते हैं। और एंथैल्पी की खासियत, इसमें टेम्परेचर के साथ प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। और हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी टेम्परेचर कुछ भी प्रेशर चुन सकते हैं, लेकिन बढ़िया होगा कि हम जो है एक स्टैंडर्ड पर चले। और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर काम करेंगे जब तक कि वो करना नामुमकिन ना हो। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर काम करके रिपोर्ट करो और बस ऐसा बनाकर छोड़ दो। तो इस रिएक्शन का पूरा मतलब क्या है कि जब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये रिएक्शन इस तरह से कराया जाएगा तब इतना हीट निकलेगा। अगर हम इन दोनों को चेंज कर दो तो ये हीट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ध्यान रहे कि प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने से वहाँ जो हीट दिखाई पड़ रहा है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इसलिए प्रेशर टेम्परेचर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और डेल्टा एच के वैल्यू पर भी ध्यान देना है कि माइनस है तो एक्सोथर्मिक है, प्लस है तो इंडोथर्मिक है। प्लस इस वैल्यू को इन सब के साथ क्वांटिफाई भी करना है। भाई जब 2 मोल अमोनिया बना है तब इतना हीट निकला है। ध्यान रहे, पूछ दिया कि 4 मोल अमोनिया के साथ कितना हीट निकलेगा, ऐसा रिएक्शन दे दिया। अब सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको देख के बताइए कि 4 मोल अमोनिया बनाने में कितना हीट निकलेगा। समझदार हो तो तुरंत बताओगे कि भाई 2 मोल में इतना निकला है तो 4 मोल में डबल हो जाएगा, 214 का डबल कर दो। अब कुछ नहीं पता है तो उसको देखोगे कि अरे इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, पता नहीं क्या कैलकुलेट करने को दे दिया, आ नहीं रहा है बस। तो यही है, ठीक है, कि अगर समझदारी पूर्वक काम करोगे तो काम आसान हो जाएगा। इस रिएक्शन को पढ़ो और इसके साथ इसको कोरिलेट करो, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने में, ठीक है ना, 1 मोल नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला है, इतना हीट निकला है। अब ये पूछ दिया जाए कि बता 2 मोल नाइट्रोजन को बदलेंगे तो कितना हीट निकलेगा। 1 मोल को जब बदल रहे हैं अमोनिया में तो इतना हीट निकल रहा है, तो 2 मोल में डबल हो जाएगा ना। 1 मोल में उतना निकल रहा है तो आधा मोल में कितना होगा तो बता देंगे। पूछा जाए बताओ जो है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेशन करके मैं बताऊं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, या फिर कह दें कि 42 ग्राम नाइट्रोजन, या कह दें कि 14 ग्राम नाइट्रोजन, इसके लिए कैलकुलेशन करो तो हम इसको बदल सकते हैं मोल में। 14 ग्राम नाइट्रोजन को मोल में बदलोगे तो ये आधा मोल होगा। अब ये रिएक्शन कहता है कि 1 मोल नाइट्रोजन को जब हम अमोनिया में बदलते हैं तो इतना हीट मिलता है, तो आधा मोल को बदलेंगे तो उसका आधा हीट मिलेगा। इस तरह से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इसको एक रटने रटाने वाला इक्वेशन नहीं समझना है। अगर ये समझ लिया तो बहुत दूर तक हम जाएंगे, ठीक है। तो हमको लगता है ज्यादा दूर निकल आए तो थोड़ा घर की तरफ हमको मुड़ना पड़ेगा। और आज का क्लास यहीं पर खत्म किया जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए फिर से मिलेंगे हम।